हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान विथ JMD में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे, सर्वनाम के भेद के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको सर्वनाम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और सटीक जानकारी चाहिए और सरल तरीके से जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर बीच में आप वीडियो को स्किप करते हैं या फिर वीडियो छोड़ के जाते हैं तो आपको इस सर्वनाम की जानकारी जो है वो पूरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। दोस्तों, अब हम लोग सर्वनाम के बारे में जानते हैं कि सर्वनाम आखिर कहते किसको हैं, आखिर प्रोनाउन कहते किसको हैं। परिभाषा हम लोग सर्वनाम की देख लेते हैं। यहाँ पे जो परिभाषा लिखी हुई है वो बहुत ही आसान शब्दों में लिखी हुई है। इससे आसान शब्दों में आपको कहीं भी आपको ये जो सर्वनाम की परिभाषा है नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और सर्वनाम के बारे में जानें। तो चलिए हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के बदले में जो आए उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो अगर आपको संज्ञा की जानकारी नहीं है, क्योंकि सर्वनाम को जानने के लिए संज्ञा की जानकारी जरूरी है, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके संज्ञा को देख सकते हैं। वहाँ पे विस्तृत रूप से संज्ञा के बारे में बताया गया है। वैसे संज्ञा के बारे में एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे हम लोग लेते हैं एक संज्ञा जो है राम। राम एक व्यक्ति है तो वो एक संज्ञा होगा। लेकिन सर्वनाम का जब हम लोग उपयोग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग राम का उपयोग ना करके राम की जगह वह कर देंगे, यह कर देंगे। जैसे राम आम खाता है तो हम इसकी जगह सर्वनाम जब बनाएंगे तो लिख सकते हैं कि वह आम खाता है। तो इससे यह तात्पर्य हो गया कि हमने वहाँ पे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया और जो वहाँ पे वह शब्द आ रहा है वो है सर्वनाम का शब्द। तो इसका उदाहरण भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें है मैं, तुम, वह, वे, आप, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि। दोस्तों, ये सब जो है सर्वनाम के उदाहरण हैं और यही जो है सर्वनाम को दर्शाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा के बाद अब हम लोग सर्वनाम के भेद को जानेंगे। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। उन भेदों को आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां और अंतिम जो भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। ये कुल 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। इनका जो क्रम है जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही हो, ये आगे पीछे भी हो सकता है। अर्थात जो पुरुषवाचक सर्वनाम को जो हमने यहाँ पे क्रमांक 1 दिया है वह 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यानी ये क्रम कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, सर्वनाम का जो पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला तथा जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम
कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें देखिए, जिस सर्वनाम से वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे जो वक्ता है उससे तात्पर्य है जो बोलता है। बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है, सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे वक्ता से तात्पर्य यह है कि जो बोल रहा है। उदाहरण के लिए हम जो हैं बोल रहे हैं तो हम वक्ता हो गए। श्रोता, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हो गए। और जिसके बारे में कहा जा रहा है और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो हो गए। तो जो इन तीनों का बोध कराए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं। आइए देखते हैं वो भेद कौन कौन से हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है। इसका प्रयोग कहने वाले के लिए होता है, यानी जो बोल रहा है इसका प्रयोग उसके लिए होगा जो बोलता है। जैसे मैं, हम। उदाहरण देख लेते हैं। पहला, मैं अपना काम करता हूँ। हम दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पे मैं और हम जो आया है वो वक्ता के लिए आया है, यानी जो बोल रहा है खुद के लिए। तो ये उत्तम पुरुष की निशानी है। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वो है मध्यम पुरुष। इसकी परिभाषा भी हम लोग देखते हैं। जिससे बात की जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जिससे बात की जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, आप, तुम। उदाहरण देख लेते हैं। तुम कब सोते हो? आप कैसे हैं? अमित, तू खाना खा ले। यानी हम अपनी बातों को जब दूसरे से कहते हैं तो वो मध्यम पुरुष हो जाता है। जिससे हम लोग बात करते हैं वो मध्यम पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो तीसरा भेद है उसका नाम है अन्य पुरुष। इसको देख लेते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, यानी जो किसी के विषय में कहा जाए। जैसे वह, वे, यह, ये। इसके उदाहरण है, वह कल आएगा। वे कब आएंगे? यानी इसमें हम लोग किसी और की बात कर रहे हैं तो ये अन्य पुरुष होगा। सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं परिभाषा। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से तात्पर्य है किसी निश्चित वस्तु से। इस जैसे यह, ये, वह, वे। उदाहरण देख लेते हैं। यह मेरी कलम है। यहाँ पे यह आ गया है, यानी यह निश्चित है कि यहाँ पे ये मेरी कलम ही है। कलम जो है वो मेरी है। ये मेरे दोस्त हैं, यानी ये निश्चित है। वह उसकी पेंसिल है। वे उसके बच्चे हैं। यानी जहां भी ये आ जाए यह, ये, वह, वे, इसका तात्पर्य है कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद जो तीसरा भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो सर्वनाम है
वह जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसका बिल्कुल ही विपरीत है। इसको देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, जो इससे पहले हम लोगों ने निश्चयवाचक पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है, इसकी क्या परिभाषा है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, यानी वो अनिश्चित हो, उसके बारे में पता पूरी तरह से नहीं हो, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। इसके उदाहरण देख लेते हैं। दरवाजे के बाहर कोई है। अमित कुछ पढ़ रहा है। यहाँ पे दरवाजे के बाहर कोई है, ये निश्चित नहीं है कि कोई हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसी तरह से अमित कुछ पढ़ रहा है, तो ये भी निश्चित नहीं है, तो इसलिए ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद जो चौथा भेद है सर्वनाम का, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। जिस सर्वनाम से प्रश्न का ज्ञान हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, इसके नाम में ही छुपा है इसका मतलब, यानी प्रश्न। जिस सर्वनाम से प्रश्न का ज्ञान हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। उदाहरण देख लेते हैं। तुम कौन हो, वह क्या करता है। यानी इन दोनों में प्रश्न पूछा गया है कि तुम कौन हो, वह क्या करता है। इसका मतलब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब जो भेद है उसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम, और यह सर्वनाम का पांचवा भेद है। इसकी भी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं कि जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, यानी संज्ञा और सर्वनाम में संबंध स्थापित हो या सूचित हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जो पढ़ेगा सो पास होगा। इन दोनों उदाहरण में संज्ञा और सर्वनाम में संबंध हो रहा है, और ये जो चिन्ह है, ये जो शब्द हैं, ये भी इसमें समाहित है। तो इसका मतलब है कि जब संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बने, संबंध सूचित हो, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम का जो अंतिम भेद है वह है निजवाचक सर्वनाम। आइए इसकी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किया जाए वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, अपने लिए, और यहाँ ध्यान दीजिएगा निज। निज अर्थात निजी, स्वयं के लिए। तो वही परिभाषा भी कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द अपने लिए यानी खुद के लिए प्रयोग किया जाए वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप ही, अपनी, स्वयं आदि। इसके उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। मैं अपने आप काम कर लूंगा, यानी जो काम है वो खुद ही कर लूंगा, अपने आप। मैं आप ही वहां गया था, यानी खुद ही गया था, मैं अपने आप ही वहां पे गया था।
तो इन दोनों उदाहरण में निजवाचक सर्वनाम जो है वो समाहित है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा और उनके जो 6 भेद हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में और उनके उदाहरणों के बारे में जाना और समझा। दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और हमारी टीचिंग कैसी लगी। और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए और भी ज्ञान प्राप्ति के लिए मेरे इस चैनल ज्ञान विद JMD को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।